ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आपके सामने एक एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं आज, और वहाँ पे इस एडिटोरियल में बात हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पॉलिटिशियन की। तो मामला ऐसा है कि जब कोई लोअर कोर्ट, नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सज़ा दे दी और फिर हाई कोर्ट ने उस मामले पे स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट ने उस सज़ा पे स्टे लगा दिया, तो क्या वो व्यक्ति लगातार सदन का मेंबर बना रह सकता है या उसको सदन की मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा जस्ट बिकॉज उसका कन्विक्शन हो गया है? और अगर हाई कोर्ट उसके ऑर्डर पे स्टे लगा दे तो क्या होगा उसके सदस्यता का? तो इस चीज़ को, इस एडिटोरियल की पहली सिचुएशन को, कॉन्ड्रम को, जो कन्फ्यूजन है उसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक मेंबर होता है और एक कंटेस्टेंट होता है, दोनों अलग अलग हैं। यानी एक जो चुनाव लड़के जीत चुका है और दूसरा जो चुनाव लड़ना चाहता है, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है इसके ऊपर, तो हम आपको जो एडिटोरियल में शॉर्ट में कहा है वो पहले समझा रहे हैं, फिर आप एडिटोरियल रीड करेंगे। कॉन्ड्रम है मेंबर के ऊपर और कंटेस्टेंट के ऊपर। अब मेंबर को अगर हम समझें यहाँ पे तो ऐसे समझना है, मेंबर सिटिंग है, सिटिंग मेंबर है। सिटिंग मेंबर को लोअर कोर्ट ने, सिटिंग मेंबर को लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट डिक्लेयर किया। कन्विक्ट डिक्लेयर किया यानी सज़ा सुना दी। कन्विक्ट डिक्लेयर करने के बाद जो लोकसभा है, उसके जो स्पीकर है, उसने इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक, डिस्क्वालीफाइड कर दिया। कब से? फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन, यानी जिस दिन सज़ा सुनाई गई उस तारीख से ये व्यक्ति सदन का हिस्सा नहीं है, इसके कोई भी दिए गए वोट और ये सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। फॉलोड बाय, इस व्यक्ति ने, जो मेंबर है, इसने लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया। अब हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया, यानी अभी वो मुजरिम घोषित कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इसका इफेक्ट इस डिस्क्वालिफिकेशन पे क्या पड़ेगा? अगर हाई कोर्ट किसी व्यक्ति का कन्विक्शन स्टे कर देती है तो उसको जो स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था लेजिस्लेचर से, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कन्विक्शन रहेगा या कन्विक्शन हट जाएगा? इस बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है। साथ में एक जजमेंट के ऊपर बात हो रही है जिसमें लिली थॉमस नाम का जजमेंट हमें सुनाई देगा, जिसमें यह कहा गया है कि कंटेस्टेंट और मेंबर दोनों इक्वल पोजीशन पे होते हैं, इक्वल पोजीशन पे होते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास प्रोविजंस क्या क्या हैं? व्हाट आर द प्रोविजंस वी हैव? तो प्रोविजंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 102 का होना। आर्टिकल 102 क्या कहता है? ये बात करता है मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की। किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात करता है कि किस किस ग्राउंड पे कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जब वो अनसाउंड माइंड का हो या हो जाए, ठीक है, जब वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाए, ठीक, या जब वो कन्विक्टेड हो जाए किसी सीरियस ऑफेंस के लिए, या उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाएं, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करे जो कि कंट्री के अगेंस्ट हो। उसके बाद इसी 102 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रूल्स एक्ट्स बना सकती है। तो डिस्क्वालिफिकेशंस की एडिशनल बातें की गई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर। हाउएवर 1951 के अंडर इस बारे में मामला जो है वो साइलेंट है। तो इसके लिए तीसरा जो है वो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं वो भी हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट का काम करते हैं जब भी हम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्लियामेंट्री मेंबर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के ऊपर बात करें। तो आई होप ये सिनारियो आपको समझ में आया होगा
कि हो क्या रहा है, कन्फ्यूज़न कहाँ पे है। अब एडिटोरियल में क्या कहा गया, बैकग्राउंड तो हमने समझ ही लिया। 13 जनवरी को अभी मिस्टर एक व्यक्ति हैं केरला के, और उनका नाम है कावरत्ती डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने उनका नाम तो दिखावा हुआ है मोहम्मद फैज़ल के नाम से। ये नेशनलिस्ट एनसीपी के मेंबर है। इनको लक्षद्वीप की सीट से हटा दिया गया है क्योंकि इनको 10 साल की सज़ा हो गई, जिला कोर्ट ने दे दी, ठीक, डिस्क्वालीफाई हो गए। अब उसी के बाद ये हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट ने इनके कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया, ठीक। हाई कोर्ट सस्पेंडेड ऑन जनवरी 25। तो अब होगा क्या इनकी मेंबरशिप पे, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 102 के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो ये पहले बता रहा है ऑथर, ठीक। फिर आपको बता रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का, उसमें पर्सन कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकता है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर। पहली कंडीशन, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर जो इम्प्रिजनमेंट के दौरान आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और इम्प्रिजनमेंट से निकलने के बाद 6 महीने तक, फर्दर 6 years 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर कोई सिटिंग मेंबर है तो उसके लिए एक एक्सेप्शन है, जिसमें कहा गया कि आप डेट ऑफ कन्विक्शन से 3 महीने के भीतर भीतर एक अपील डाल सकते हैं, और आपका डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत नहीं होगा जब तक अपील डिसाइड नहीं होती। तो 1, 2, 3 कंडीशंस ये याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के। यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू डायरेक्ट बन सकता है। अब क्योंकि एक सिटिंग मेंबर और कंटेस्टेंट ऑफ अ इलेक्शन दोनों को अलग अलग तरीके से रखा जा रहा है डिस्क्वालिफिकेशन की बात पे, तो ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। अब इसमें आपको 2005 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जजमेंट के प्रभाकरन वर्सेस पी जयराम बताते हैं, जहाँ पे ये कहा गया कि कंटेस्टेंट और सिटिंग मेंबर की पोजीशन अलग अलग है, उनके कंसिक्वेंस अलग अलग है, इसीलिए उनके लिए कानून भी अलग अलग बनाए गए हैं, और इसलिए दोनों कैटेगरीज को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर दिया गया है, ठीक। क्योंकि अगर कोई एक मेंबर, एक कैंडिडेट अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर एक सिट इन मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उससे प्रजातंत्र, लोकतंत्र पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए वो व्यक्ति किसी ऐसी पार्टी का हो जिसकी मेजॉरिटी बहुत मिनिमम हो, और एक व्यक्ति के चले जाने से मेजॉरिटी गिर सकती है, सरकार गिर सकती है। तो अगर वो एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया तो उसको तुरंत हटा दिया गया तो उससे पूरी सरकार गिर जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा चुनाव फिर से कराना पड़ेगा, इसीलिए अलग अलग कानून लगाए गए। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2013 में 2 जजेस की बेंच ने कुछ अलग पोजीशन ली। एक बात ध्यान रखिएगा कि लिली थॉमस में 2 जजेस हैं और के प्रभाकरन में बेसिकली आपने देखा है दैट देयर आर अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लिखा हुआ, यानी 5 जजेस हैं। तो अभी भी डिसीजन किसका चलेगा, के प्रभाकरन वर्सेस पी जयराम का ही चलेगा, बी जयराजन का ही चलेगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं चलेगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 102 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए, ठीक है, फॉर बीइंग चोजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन्होंने कहा जहां पे पार्लियामेंट स्पेसिफाई कर सकता है वो कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो कंडीशंस जो हैं वो कैंडिडेट्स और सिटिंग मेंबर्स दोनों पे इक्वली लगनी चाहिए। देयरफॉर किसी भी तरह का एक्सेप्शन जो कि सिटिंग मेंबर के लिए कार्व आउट किया गया है वो गैर संवैधानिक है। जजमेंट ने फर्दर कहा कि अगर आप आर्टिकल 101 को पढ़ेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 102 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसकी सीट खाली मानी जाती है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है अगर आर्टिकल 102 के अंदर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है। तो लिली थॉमस की पोजीशन थोड़ी सी उल्टी है। अब उसी की वजह से जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कन्फ्यूजन है। अब ऐसे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी हुआ था जब उनको 3 साल की सज़ा हुई थी और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हटा दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया 2007 में, और उसके बाद वो चुनाव भी लड़ पाए। लेकिन लिली थॉमस जजमेंट में ये स्टेटमेंट हुआ, स्टेटेड दैट अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन में ऑब्टेन अ स्टे ऑन हिज कन्विक्शन एंड साइटेड इन अर्लियर 2007 जजमेंट दैट द डिस्क्वालिफिकेशन वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑर्डर। यानी कि जिस दिन हाई कोर्ट ने आपके कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया, आपका डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन एंड्स। ये आपको बस समझना है इस पूरे एडिटोरियल में, ठीक। तो ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एंड व्हाट विल हैपन अगर आपके कन्विक्शन पे स्टे लगा ले। प्लस आपको ये भी याद रखना है 2 years और मोर से ज़्यादा अगर कन्विक्शन
हुआ है, सज़ा हुई है, तो आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। द क्वेश्चन इज वेदर द रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी बैक एज इट नेवर हैपेंड एंड द इलेक्शन भी अवॉइडेड, क्योंकि इलेक्शन में अनाउंस कर देते हैं ना, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो एक बाय इलेक्शन होता है। और whether the disqualification is removed only from the date of the stay order and therefore the vacated seat be filled only through a by-election. This conundrum arises because the Lily Thomas judgment requires the seats to be vacated immediately upon disqualification, whereas Kerala High Court state tries to ensure that member of parliament retains the seat while the appeal is decided. अब वो सीट, अब क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लग गया, ठीक, आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में चुनाव दोबारा होगा उसी पोजीशन के लिए, या आप उसी सीट पे बैठे रहेंगे, इस पे कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है। द आंसर विल हैव implications फॉर सिमिलर केसेस इन द फ्यूचर, राइट? So this was Harshvardhan Tripathi with editorial analysis from GS2. I hope you liked this. I'll see you guys in the next.